तीनों का कंबाइन। फिजिक्स में उसका थोड़ा सा कम है ना। मैथ्स और केमिस्ट्री में अच्छा है, क्योंकि उसने पूरा होता क्या है कि दो एक साल में पूरा आप लोग तो सिलेबस भी नहीं हुआ। जैसे उन लोगों का रैंकर वालों का क्या होता है, सिलेबस भी हो जाता है, वो लोग 2 साल प्रिपरेशन करते हैं। एक साल पहली साल वो सीखते हैं और प्रैक्टिस भी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि वो अपने से स्टडी कर लेते हो, खासकर एनसीईआरटी वगैरह ये तो सब उनको बहुत अच्छे से ही आता है ना। तो 2 साल में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, इसलिए ये परसेंटाइल ऐसे आ रहे हैं। जैसे रैंकर बैच का सिमरप्रीत है, 98 तो नहीं आना चाहिए था उसका, 99 एबव ही आना चाहिए था, बट 98 आया तो क्या कर सकते हैं, 98 पॉइंट समथिंग जो भी है उसका, ठीक है। बट अच्छी परफॉर्मेंस होती है जो 2 से 3 साल प्रिपरेशन करते हैं। अब आप लोगों में फर्स्ट ईयर है, 6-7 महीने मिले हैं, जो भी आपका है ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आगे के लिए सोचना है। जो पीछे हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि नहीं अच्छा परसेंटाइल है तो आगे अच्छा बनाएंगे, ठीक है। ओके, आगे के लिए टाइम है भी 2-3 महीने, उसमें प्रैक्टिस अच्छे से करो। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर पे लास्ट हेडिंग क्या थी? यूज ऑफ आयोटा। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ ओमेगा। यूज ऑफ ओमेगा। बेटा बातें नहीं। यूज ऑफ ओमेगा। चलिए लिखिएगा बेटा, प्लीज बातें नहीं। सभी लोग हेडिंग डालें, यूज ऑफ ओमेगा। बहुत ध्यान से देखना। 1 + x⁴n, क्या सभी को इसका एक्सपेंशन आता है? 1 + x⁴n का। अच्छा, जो इसका एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? C0 x⁴0, C1 x⁴1। अच्छा, C0 का मतलब क्या है? NC0। C1 का मतलब NC1। इसके आगे C2 x⁴2, C3 x⁴3, C4 x⁴4। अभी कुछ लिखना नहीं, समझते रहो बेटा, ठीक है। C5 x⁵5, 0 3 6, C6 x⁴6, डैश डैश कहां तक जाएगा? CN x⁴n तक जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें हमें किसका यूज करना है? ओमेगा का। ओमेगा से पहले बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग 1 पुट करेंगे। जहां जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह क्या पुट करेंगे? 1। चले इधर 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, 2 की पावर ओमेगा, तो इधर सॉरी 2 की पावर n। जब x की जगह 1 रखोगे, 1 + 1 2, 2 की पावर क्या बन जाएगा? n। चले इधर x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखने पर क्या बनेगा? C0। इस जगह पर क्या बनेगा? C1। इस जगह पर C2। भाई x की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस जगह पर क्या बनेगा? C3। आगे क्या बनेगा? C4। आगे क्या बनेगा? C5। आगे क्या बनेगा? C6। डैश डैश कहां तक जाएगा? CN तक। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पुट किया था? x = 1 पुट किया था। अच्छा, x = 1 पुट करने पर यह आया। अभी x की जगह ओमेगा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? ओमेगा। जैसे ही x की जगह ओमेगा पुट करोगे, ये क्या बनेगा? 1 + ओमेगा⁴n। इस जगह पर क्या बनेगा? C0। भाई ओमेगा की पावर 0, ओमेगा⁴0 1 हो जाएगा। इस जगह पर क्या बचेगा? C1 ओमेगा। इस जगह पर C2 ओमेगा²। x की जगह ओमेगा रखोगे, C3 ओमेगा³। इस जगह पर क्या बनेगा? C4 ओमेगा⁴4, C5 ओमेगा⁵5, C6 ओमेगा⁵6, और लास्ट में क्या बनेगा? CN ओमेगा⁴n। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पुट किया? 1। उसके बाद ओमेगा। इसके बाद हम लोग पुट करते हैं x की जगह ओमेगा², x = ओमेगा²। चलिए देखते हैं भाई, x की जगह ओमेगा² रखें तो 1 + x की जगह ओमेगा² n। इधर आया आपका कितना? C0। अच्छा, ओमेगा² रखोगे क्या बचेगा? C1 ओमेगा²।
इस जगह पर क्या बचेगा C2 ओमेगा की पावर 4, इस जगह पर क्या बचेगा C3 ओमेगा की पावर 6, यहां पर रखो C4 ओमेगा की पावर 8, आगे बचेगा C5 ओमेगा की पावर 10, इसके आगे बचेगा C6 ओमेगा की पावर 12, इसके आगे आपका लास्ट में आ जाएगा Cn ओमेगा की पावर 2n। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों इक्वेशन, तीन इक्वेशंस आपके सामने है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कैसे मिली, बोथ साइड x इक्वल टू 1, सेकेंड कैसे मिली, x इक्वल टू ओमेगा, थर्ड कैसे मिली, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पुट करने पर। अच्छा, तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड करने पर तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 2 की पावर n, 1 प्लस ओमेगा की पावर n, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। क्या ये बात समझ में आ रही? अरे लेफ्ट हैंड में तीनों को ऐड किया, अच्छा इन तीनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, 3C0, 3C0 बना, मतलब 3C0। अच्छा इन तीनों को ऐड करोगे, क्या इन तीनों में C1 कॉमन है? अच्छा जैसे ही C1 कॉमन लोगे, अंदर यहां पर क्या बचेगा 1, इस जगह पर ओमेगा, इस जगह पर ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 इंटू C1 0, इसका मतलब ये क्वांटिटी पूरी 0। अच्छा इसमें क्या कॉमन मिलेगा, सभी जगह क्या कॉमन मिलेगा C2। अच्छा यहां पर क्या बचा 1, तो C2 के साथ 1 है, इस जगह पर ओमेगा स्क्वायर, इस जगह पर क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, क्यों, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, क्या बचा ओमेगा, तो इट मींस आपका क्या बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 इंटू C2। इतनी बात सबको समझ में आई? इट मींस ये भी क्या हो चुका है 0। चले इस वाले में देखो यार, ओमेगा क्यूब की वैल्यू और ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1। अरे बोलो भाई, क्यों ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1 क्यों होगी? अरे ये 3 का मल्टीपल है। यदि ओमेगा की पावर में ऐसा कोई नंबर है पावर में जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 है, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू भी 1 है, तो ये बचा कितना 3। भाई 3 बार C3 यूज होगा, 3C3। क्या ये बात समझ में आया? चलिए अच्छा, इस वाले की वैल्यू कितनी होगी 0, इनका सम करोगे 0, क्यों, ये क्या लिखा है ओमेगा, भाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा ये क्या लिखा है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इट मींस यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, C4 बाहर आएगा तो अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। चले इनका सम कितना होगा, इनका सम भी 0 होगा, क्योंकि इस जगह पर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, भाई 5 पावर है ना, तो 3 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, जितना रिमाइंडर उतनी बचा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर क्या बचा ओमेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे एक रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा, मतलब C5 बाहर आएगा तो अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू भी 0। अच्छा ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू, ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू, तो अभी यहां पर क्या बचेगा 3 टाइम्स C6। क्या अभी कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? 0 के आगे 3, 3 के आगे 6, 6 के आगे 3 टाइम्स C9 डैश डैश डैश, मतलब 3 के मल्टीपल्स वाले बचेंगे 0, 3, 6, 9। क्लियर है? एक मिनट बेटा, उठा ले, ये भी रैंकर का बच्चा है शायद, इसका अच्छा है वो, है ना। हेलो, हाँ बेटा, खुश रहो बेटा। हाँ हाँ बोलो बच्चा, कितना परसेंट आए ले, फिजिक्स में कम है कितना, कितना है बताओ तो, 61, तो कोई दिक्कत नहीं, तो अभी आगे भी पेपर रहेगा, है ना, ठीक है। हाँ मैथ्स में बताओ, रिजल्ट भेजो, 99.48, ओके, केमिस्ट्री में 91, भेजो रिजल्ट भेजो अभी, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल कितना बना है, 93 है, ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं, भेजो उसको, है ना।
ठीक बच्चा है, हाँ। नेपाल का बच्चा है ये, है ना, लौकुस, है ना। थोड़ा फिजिक्स में कम रह गया उसका, होता है एक दो सब्जेक्ट। आगे बढ़े हम लोग, है ना। मेहनती बच्चा था, मतलब ऐसा लग रहा था एनआईटी 93 में तो नहीं, कैटेगरी है, मिल जाएगा। हाँ, नहीं वो एनआईटी उसको मिल जाएगा ना, कैटेगरी भी है उसका, है ना। हाँ, जनरल नेपाल का, अच्छा उसमें कास्ट नहीं लेंगे क्या वो लोग? नहीं लेंगे, कास्ट वाला तो लेंगे ना, कैटेगरी। हाँ, 93 92 पे नहीं मिलेगा, स्टेट लेवल पे मिल जाएगा। स्टेट लेवल पे जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, सेमी फाइनेंस वाली वो मिल जाएंगी 93 पे, है ना। और एनआईटी मुश्किल है। एनआईटी हाँ मिल सकता है। एनआईटी कैसे मिल सकता है? एनआईटी के भी चांस हैं, जैसे मान लीजिए एक बार काउंसलिंग हो गई, तो कुछ में क्या होता है, कुछ लोगों को कॉलेज नीचे मिलते हैं, फिर जब दूसरी बार काउंसलिंग होती है कुछ लीव करते हैं, आईआईटी ले लेते हैं, नीचे वाली सीटें खाली हो रहती हैं, तो आगे जो काउंसलिंग्स होती हैं उसमें एनआईटी मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि नीचे सीटें खाली हो जाती हैं। जब वो खाली हो जाती है तो वहां पे उनको अदर काउंसलिंग्स में क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो उसमें चांस हो सकते हैं कि वो कितने राउंड तक वो काउंसलिंग कराता है। इट मीन्स आप लोग ये भी समझ लो, जरूरी नहीं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, अच्छा, तो आप आगे भी कराओ, आगे भी अच्छा कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। उसमें रीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, अब ये 10 लोग हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, भाई स्टेट लेवल वाला भी काउंसलिंग कराई, ठीक है, और जैसे मान लीजिए बिट्स का डाला, ठीक है, या बहुत सारे अलग अलग बहुत और टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं जो आईआईटी से नहीं है, वहां भी डाला। अब कुछ ने क्या किया, ये कॉलेज इधर मेंस वाले ले लिए, बट वो चले कहाँ गए, बिट्स में, या कहीं और चले गए। तो अब ये सीट क्या हो जाएंगी, कुछ खाली हो जाएंगे। अब वो जब सीट खाली होंगी तो उसके बाद अब क्या होगा, जब सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग होगी, क्योंकि उधर उनका फाइनल हो गया, अब जब उधर फाइनल हो गया तो ये सीट खाली होने पर ये थर्ड या फोर्थ राउंड में वो आपको क्या हो सकती है, अलॉट हो सकती है, जो खाली होती हैं सीटें। तो ये थोड़ा सा वहां पर बेनिफिट मिल जाता है। जिनके अच्छे अच्छे आ रहे हैं वो फोन कर रहे हैं, है ना। और जिनके पास सुचारू पास नहीं आ रहे वो, है ना, चुपचाप है, कोई दिक्कत नहीं, एक चांस और है ना। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसका फिजिक्स में अच्छा हो जाता है, बहुत कम रह गया फिजिक्स में, भेजा इसने शायद। हेलो। अच्छा अच्छा, ओके। फिजिक्स में बहुत कम है, 90 ये है। जूम तो होगा नहीं तुम लोग, है ना। 61.75 फिजिक्स में है, 91.87 केमिस्ट्री, 99.48 है इसमें, और 92.83 ओवरऑल है। सही है। एक मिनट, मैथ्स का तो लगवा दे जाके, है ना, उसमें डिजाइन बन रही है, अच्छा आया मैथ्स में। सुनो, नेपाली
रिजेक्ट हो गया वो, है ना, मतलब टॉप 5 लगने, टॉप 5 में ज्यादा परसेंट आए। केमिस्ट्री में भी अच्छे आए हैं, है ना। केमिस्ट्री में आप लोगों को किसका हाईएस्ट है? 99 के ऊपर है किसी का? आप लोगों को किसी का नहीं है? सही। थोड़ा सा फिजिक्स करेगा, जबकि फिजिक्स का पेपर बहुत आसान आया था, है ना। फिजिक्स का पेपर बहुत ही आसान आया था, थोड़ा पढ़े होते तो और अच्छा कर ले जाते हैं ना। मैथ्स में तो ठीक है, इतना ला रहे हैं ये बच्चे, लेकिन मैथ्स में चीज वो नहीं है भाई, पेपर तो सबके लिए बराबर था ना, जो परसेंटाइल है वो भी उसी हिसाब से आएगा। अब ये मत सोचना कि केमिस्ट्री आसान था, मैथ्स टफ या फिजिक्स आसान था। मैथ्स का तो रिलेटिव मार्किंग हुआ है ना, वो तो सबके लिए उतना था ना, तो वो उसके कम आए होंगे तब भी परसेंटाइल ज्यादा आया होगा, या किसी के कम आए होंगे परसेंटाइल तो उसी के साथ, मान लीजिए हाईएस्ट ही मैथ्स में 100 में से मान लीजिए 100 तो गए होंगे बहुत सारे लोगों के, ठीक है, और जैसे मान लीजिए 98 आया, तो उसके हिसाब से ही जाएगा ना, या कितने लोगों के हाईएस्ट आए, है ना, वो रिलेटिव मार्किंग है। चलो भाई हम लोग इसको देखें। अच्छा, यहां से किसकी वैल्यू निकल के आ रही है? अरे बोलो भाई, किसकी वैल्यू आ रही है? अरे किसकी वैल्यू निकलेगी? सब भूल गए तुम लोग, एक बार फिर से देखें। सबसे पहले किसका एक्सपेंशन किया? अब वो सोच रहे साला किसी और का आ रहा, मेरा नहीं आ रहा है ना। आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। 1 + x⁴ n का एक्सपेंशन। अरे कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? पक्का? सबसे पहले क्या पुट किया? कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, है ना। सबसे पहले क्या पुट करोगे? उसके आगे, उसके आगे कितने इक्वेशंस बनेगी? अच्छा, जब इनका सम करोगे तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। अच्छा, राइट हैंड साइड में कितनी बार C0 मिला? 3 बार। C1 वाला 0, C2 वाला 0, C3 कितनी बार मिला? 3 बार। C4 वाला 0, C5 वाला 0, C6 कितनी बार मिला? 3 बार। क्या 3 कॉमन आएगा? तो इस साइड बचेगा क्या? NC0, NC3, NC6, NC, जहां तक भी जाएगा 3 का मल्टीपल रहेगा। लास्ट वाला तो n पे डिपेंड करेगा ना, n-3 नहीं बोलोगे, वो तो लास्ट में n कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 3 का मल्टीपल लिखोगे और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2n, 1 + ω⁴n, 1 + ω² अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। लिख लो भाई स्पीड में। तुम तो बेटा रैंकर बैच की बच्ची हो ना? नहीं, पास आउट हो? अच्छा, मुझे लगा रैंकर बैच की, तुम्हारा अच्छा आना चाहिए था। चलो अभी इधर हम लोग कंसंट्रेट करें, है ना, फालतू का टाइम डाइवर्ट हो रहा है, उससे मतलब भी नहीं आप लोगों को ना, आगे फोकस करना है ना। डाइवर्ट हो जाओगे तुम लोग, गुमशुदा हो जाओगे साला, है ना। लिख गया सभी का? थोड़ा स्पीड में लिखो। लिख गया? पहले लिख लेना चाहिए था, बतिया रहोगे बैठे। एक बच्ची है श्रेया त्रिपाठी, उसने भेजा मेरे पास अभी। अच्छा, पहले भेजा है? अच्छा, तो बट ये ऊपर आ रहा है उसमें मैसेज मेरे पास, ओपन हो गया है। अच्छा, व्हाट्सएप खोल रहे होंगे तो उसमें आ गया होगा। ठीक है, अच्छा परसेंट आया है आपका। टोटल है 92.32। सही है। NIT मिल सकता है ना, ऐसा नहीं। कैटेगरी कौन? यही यही तो बात है तुम्हारे साथ, है ना। गर्ल्स वाला खोटा लग जाएगा थोड़ा सा, है ना। वो पेन एंड फेंक दी देखो गुस्से में, है ना, टेंशन में। फिजिक्स में आपका कितना है? 86.002। केमिस्ट्री में आया 89.22। मैथ्स में आया 96.59। चलो कुछ तो मैथ्स में कर रहे हो यार तुम लोग, है ना। ठीक है।
सही है, ठीक है, ऑन एवरेज ये भाई मेरी बात समझो, जैसे फिजिक्स में 86 आया है, मेरी बात सुनो, या 89 आया है केमिस्ट्री में, ठीक, बेटर परफॉर्मेंस है। मैथ्स का तो हम नहीं कह सकते, मैथ्स में तो और अच्छा होना चाहिए था, मैथ्स में और भी अच्छा होना चाहिए था, जो भी 96 आया है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा कर सकते थे मैथ्स में, क्योंकि एक दो चैप्टर की बात नहीं थी वहां पर, वो भी जो एक दो चैप्टर से क्वेश्चन आए थे वो बहुत बेसिक थे, जो जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से था, बेसिक था, कर सकते थे, ठीक है। और तो सारा कुछ पढ़ाया था, उस पर बेस्ड आप कर सकते थे चीजें, हाँ वहां पर, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं और 3 4 5 महीने ही अच्छे से प्रिपरेशन की है, उसमें कुछ चीजें आपको लेंदी लगेंगी जिनको आप सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी ऑन एवरेज आपका स्कोर 98 99 होना चाहिए था, समझ रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं मैथ्स का पेपर था, हाँ जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो लिखते नहीं हैं, उनके लिए टफ था, लेकिन जो लिखते हैं प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बिल्कुल टफ नहीं था, जिन्होंने क्लासेस को सीरियस लिया है उनके लिए ऑन एवरेज बहुत इजीली 98 99 लाने वाला था, ठीक है। इसके लिए क्लैपिंग कर दो, अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है ना, मैथ्स में अच्छे हैं, है ना, और मेहनत करो, जैसे लेट अस कंसीडर फिजिक्स इसने पढ़ा होता है, 5 6 चैप्टर और पढ़े होते तो 3 4 क्वेश्चन और निकलते, तो मैथ्स के ही अप्रोक्स इसका भी जाता वहां पर, केमिस्ट्री में भी थोड़ा पढ़ा होता और वहां पर पहुंच जाता, तो ये इसका वही 96 या 97 परसेंटाइल होता, तो इसकी एनआईटी पक्की होती जनरल कैटेगरी में, कोई दिक्कत नहीं, आगे तो है चांस ना, आगे तक पढ़ लोगे आप, लेकिन आगे वाले में मैंने बोला कंपटीशन थोड़ा टफ है यार, क्यों, क्योंकि उसमें सारे रैंकर के बच्चे बैठेंगे, अभी तो बहुत सारे बच्चे थे जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी, वो 12th को फोकस कर रहे थे, लेकिन इस बार ना सारे रैंकर के बच्चे बैठेंगे जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही होगी, शायद उन्होंने डाला ना, है ना, कुछ चांसेस हो जाते हैं कि भाई रैंकर्स वाले बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम अभी नहीं डालेंगे, हम अभी अपना बोर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है एक ही बार में निकाल देंगे, हाँ वो दूसरा अटेम्प्ट ही नहीं लेते, बहुत सारे पता क्या होते हैं, कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो कैटेगरी में फाइट नहीं करते, ओपन फाइट करते हैं, ओपन का मतलब जनरल कैटेगरी में, बहुत सारे लोग कैटेगरी में ही फाइट नहीं करते, जब काउंसलिंग कराते हैं तो परसेंटाइल अच्छा होता है, वो कैटेगरी में फाइट ही नहीं करते हैं, वो सीधे कौन सी कैटेगरी दिखाते हैं, ओपन, ओपन कैटेगरी दिखाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, ओपन कैटेगरी में फायदे ही होते हैं, मान लीजिए आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा है, आपने ओपन कैटेगरी से काउंसलिंग कराई, तो वहां पर आपको शो होगा कि इसने ओपन से सीट ली है, कैटेगरी में ली है तो जहां भी आप कहीं कंपनी में या कहीं वो शो कर देंगे कैटेगरी में आपको इसमें सिलेक्शन मिला है, तो वहां पर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो चीजें सोचते हैं कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन ओपन के हिसाब से कैटेगरी में है अच्छा परसेंटाइल है तो किससे फाइट करना, ओपन से फाइट करना, वो ज्यादा बेटर होगा आगे के भविष्य के लिए, ठीक है। चलिए अभी सभी लोग हेडिंग डालेगा, यूज ऑफ डेरिवेटिव, यूज ऑफ डेरिवेटिव, यूज ऑफ डेरिवेटिव, चले बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब डेरिवेटिव में कैसे डेरिवेटिव का यूज करते हैं हम लोग वो समझना थोड़ा सा, जैसे लिखा हुआ है 1 + x⁻n, nc0 x⁻0, बेटा बातें नहीं, nc1 x⁻1, एक और बच्चा है आप लोगों में वो अभिराज, उसका भी ठीक है, मतलब उतना बेटर नहीं गया है, ठीक है, उसका 96 पॉइंट पता नहीं कुछ है टोटल, ओवरऑल ओवरऑल कुछ है 96 पॉइंट अप्रोक्स, मैथ्स में भी ठीक है उसका, है ना, अभी मेरे पास रिजल्ट नहीं आया इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि टोटल कितना है, शायद व्हाट्सअप किया होगा उधर ऑफिस में, चलिए आगे देखते हैं, इसमें nc2 x⁻2, nc3 x⁻3 डैश डैश ncn x⁻n, अभी हमें इसमें किसका यूज करना है, डेरिवेटिव का, अब मेरी स्टॉप राइटिंग, मेरी बात समझना, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन के समय होगा क्या, जैसे ये पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगी, पावर 2 है तो आगे आ जाएगा, पावर 3 है तो आगे आ जाएगा, तो यहां से ये सीखने को मिल रहा है, इट मींस nc1 में किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 का, nc2 में 2 का, nc3 में 3 का, जैसे आप से वो क्वेश्चन पूछ देते कि nc1 2nc2 3nc3
डैश डैश इनकी वैल्यू बताओ। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये 2nc2 कब बनेगा, जब इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन। 3nc3 कब बनेगा, जब इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n-1। अच्छा, इस साइड डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अरे पूरा का पूरा जीरो, भाई जीरो हो जाएगा। ये पूरा कांस्टेंट है ना, कहीं x नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव nc1, इसका डेरिवेटिव 2nc2, साथ में क्या बचेगा, x। इसका डेरिवेटिव 3nc3, साथ में क्या बचेगा, x स्क्वायर। लास्ट में कितना आएगा, n x की पावर n-1। अभी इसमें हम लोग ये बोथ साइड x की जगह क्या रख दें, 1। जैसे ही x की जगह 1 रखोगे, यहां पर क्या बचेगा, n। 1 + 1 2, 2 की पावर n-1। अच्छा, इधर रखने पर क्या बचेगा, nc1। x की जगह 1 रखने पर क्या बचेगा, 2nc2। x की पावर, x की वैल्यू, x की जगह 1 रखने पर क्या बचेगा, 3nc3। और कहां तक चलता चला जाएगा, nncn। तो nc1 + 2nc2 + 3nc3 अप टू nncn, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n टाइम्स 2 की पावर n-1। लिख लो भाई स्पीड में। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, आपको ये सॉल्व करना है। चलिए, आपको वैल्यू निकालनी, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ 1nc1, 2 स्क्वायर nc2, 3 स्क्वायर nc3, n स्क्वायर ncn। चलिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। एक चीज समझो बेटा, थोड़ा हिंट देते हैं। nc1 में कितना मल्टीप्लीकेशन में, 1। nc2 में 2 स्क्वायर, nc3 में 3 स्क्वायर। जब बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या दिखे, कुछ मल्टीप्लीकेशन में दिखे, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डेरिवेटिव का। लेकिन कुछ सीक्वेंस भी हो, जैसे ये 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, कुछ ये सीक्वेंस भी दिखे, तब ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी इसको कर सकते हैं आप लोग, हिंट आपके सामने है। कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी, रफ करें इसको। चलिए, अब मेरी बात समझना, सभी का क्वेश्चन लिख गया। एक चीज समझो बेटा, जैसे ये हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं, मुझे किसका स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। समझना, या 2 का स्क्वायर कैसे बनेगा,
जब इसमें 2 और मल्टीप्लाई हो जाए। अब ये 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा, जब यहां पर क्या होता, अरे एक्स स्क्वायर होता तो 2 आगे आ जाता और इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देता, 2 स्क्वायर। अच्छा यहां पर क्या बनाना है, 3 का स्क्वायर। अब मींस इसको कितना मिलना चाहिए, 3। अब कैसे मिलेगा, यदि इस जगह पर क्या होता 3, तो वो पावर आगे आकर के मल्टीप्लाई होता, ये 3 स्क्वायर बन जाता। अरे बोलो भाई, इट मींस यहां पर क्या होना चाहिए था, इस जगह पर एक्स क्यूब। कुछ समझ में आ रहा है, इट मींस इसको किसकी कमी खल रही है, एक्स की, इसको भी, तो सभी को एक्स की कमी खल रही होगी। अरे बोलो भाई, तो बोथ साइड हम लोग क्या करें, एक्स से मल्टीप्लाई। अरे बोथ साइड करेंगे कोई चेंज तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा एन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। इसको x से मल्टीप्लाई करो, आगे करोगे, आगे करोगे, सभी जगह x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। n लिखा हुआ है, फिर NCN है, x से मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अभी क्या करना पड़ेगा, अरे मुझे किसकी पावर चाहिए, 2 की पावर 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, n तो बाहर हो जाएगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड, प्लस सेकेंड वाले का डेरिवेटिव n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू फर्स्ट। एक बार फिर से देख लें, n सबसे बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये वाला सेकंड, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड वाले का डेरिवेटिव ये इंटू फर्स्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। चले इसके आगे इधर डिफरेंशिएट करें, ये कितना बचेगा, NC1, एक्स का डेरिवेटिव 1। चले इसका डिफरेंशिएशन करें, क्या बचेगा, 2 स्क्वायर NC2, एक्स की पावर कितनी बचेगी 1। अच्छा इसमें ये 3 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा, 3 स्क्वायर NC3, एक्स की पावर 2 डैश डैश, ये n आपका आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, n स्क्वायर NCN, एक्स की पावर n माइनस 1। अभी बोथ साइड हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह 1। जैसे ही x की जगह 1 पुट करोगे, ये क्या बचेगा, NC1, ये क्या बचेगा, 2 स्क्वायर NC2, आगे क्या बचेगा, 3 स्क्वायर NC3, आगे क्या बचेगा लास्ट में, n स्क्वायर NCN। अच्छा इस साइड आ जाए हम लोग, x की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो इस जगह पर क्या बनेगा, 2 की पावर n माइनस 1। इस जगह पर क्या बनेगा, n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को, ये इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये वैल्यू निकल के आएगी। लिख लो भाई सभी लोग, ये 3 की पावर 2 कैसे हो गया। अच्छा बेटा ये 3 आगे मल्टीप्लाई होगा आके, 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लिख लो भाई स्पीड में। तो यूज ऑफ आयोटा हो गया, यूज ऑफ ओमेगा हो गया, यूज ऑफ डेरिवेटिव हो गया। अभी हम लोग डालेंगे हेडिंग यूज ऑफ इंटीग्रेशन। कल कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आपको, किए थे आप लोगों ने, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज थे। ठीक है, डाउट्स भी होंगे आपके, तो अभी लास्ट में 5-10 मिनट में वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सॉल्व किए थे आप लोगों ने, ठीक है, पता चला सॉल्व भी ना किए हो। यस सर, यस सर, स्पीड में लिखे भाई। देखिए जो भी परसेंटाइल वगैरह आता है हम लोग तो केवल गाइड करते हैं, सब किसकी मेहनत रहती है, बच्चों की, है ना। अब जैसे ये नेपाल वाला बच्चा था, वो ज्यादातर उधर बैठता था, कभी कभी तेज बोलता होगा, देखा होगा। हाँ तुम लोगों में आया बहुत बार, मतलब ये तुम लोगों के 100 क्लासें ली हैं तो 80 बार तो तुम्हारे बैच में बैठा है।
मतलब जैसे उसने चैप्टर रैंकर में पढ़ रखा है फिर भी रिवाइज करने आया है, नेपाली छोटा सा, देखा ये तो हो जाती है ना। तो बहुत अच्छा, मतलब मेहनती बच्चा था। आप ये समझो, उधर वाले में रैंकर वाले बैच में भी वो आगे बैठता था, ठीक है, मेहनत करता था, बोलता ज्यादा था, कभी कभी गलत आंसर देता था, कभी 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 गलत, मतलब जो भी पूछो हर चीज का उसके पास हर बार हाथ उठता था। मैं उससे इसलिए पूछता नहीं था, हर बार उठाता था। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस, मेहनत कर रहा था। बट फिजिक्स भी उसकी अच्छी थी, ऐसा नहीं, होता कभी कभी लकली चीजें नहीं हो पाती हैं, या तो फिजिक्स में थोड़ा सा बढ़ जाता है तो मतलब अच्छा खासा रिजल्ट बन जाता है, क्या कर सकते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। यूज ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, डेरिवेटिव में क्या था, सुनना बेटा, जैसे c0 x⁻0 है, समझना बहुत ध्यान से, और c1 x⁻1, c2 x⁻2, c3 x⁻3, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर आगे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। मींस जैसे इसमें लिखे 1 n c1, 2 n c2, 3 n c3, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। मींस यदि आपके कोफिशिएंट में, बाइनोमियल कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लिकेशन में दिखता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। बट इंटीग्रेशन कब करते हैं, जैसे c0 के नीचे कुछ दिख जाए आपको, c1 के नीचे 1 दिख जाए, इसके नीचे तो नहीं दिखेगा, c या 2 कुछ भी दिख भी सकता है, c2 के नीचे कुछ 2 या 3 दिख जाए, ऐसा 3 दिख जाए या 2 दिख जाए, जैसे मान लीजिए इसके नीचे 1 दिख गया, इसके नीचे 2 दिख गया, c3 के नीचे 4 दिख गया। मींस जो नंबर्स होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट के डिवीजन में होंगे। डेरिवेटिव का यूज कब करना है, जब नंबर्स किसके मल्टीप्लिकेशन में हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट के। और इंटीग्रेशन का यूज कब करना है, क्यों, ऐसा क्यों, जैसे x की पावर n है, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पावर तो बढ़ जाएगी लेकिन नंबर डिवाइड नहीं होता है, n+1। तो इट मींस जब भी को बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में नंबर हो, किसका यूज, लेकिन डिवीजन में हो, इंटीग्रेशन का। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने लिखा 1 + x⁻n, दैट इज इक्वल टू nc0 x⁻0, nc1 x⁻1, nc2 x⁻2, nc3 x⁻3, डैश 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 ncn x⁻n। अभी हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट भी साथ में आएगा, हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे इधर भी इंटीग्रेट किया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से कि उसकी लोअर लिमिट क्या लेनी है और अपर लिमिट क्या लेनी है, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए ये कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इनटू एक्स हो जाएगा, तो ये बनेगा nc0 इंटू एक्स। अच्छा, nc1 तो बाहर हो गया, x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, x²/2, nc2 बाहर हो जाएगा, x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, x³/3, nc3 बाहर हो जाएगा, x की पावर 4/4, ऐसे ncn बाहर हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अच्छा, लिमिट क्या होगी इसमें, 0 से 1। अरे इंटीग्रेट कर दिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अच्छा, इधर वाले को इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1। लोअर लिमिट कितनी, 0, अपर लिमिट कितनी, 1। इसको थोड़ा सॉल्व करें। अच्छा, अपर लिमिट सबसे पहले पुट करोगे, जब x की जगह 1 पुट करोगे, ये क्या बचेगा, nc0, आगे क्या बचेगा, nc1/2, आगे क्या बचेगा, nc2/3, आगे क्या बचेगा, nc3/4, डैश डैश लास्ट में क्या बचेगा, ncn/n+1। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना बेटा, अपर लिमिट माइनस क्या करोगे, जैसे 0 पुट करोगे ये 0, अरे भाई x की जगह 0 रखा, 0 0 0 0 0, तो लोअर लिमिट कितना आ गया, 0।
चलिए इधर हम लोग रखते हैं, x की जगह 1 रखोगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर n+1 अपॉन कितना, n+1। अच्छा 0 रखोगे तो 1 की पावर n+1, 1 अपॉन में कितना, n+1। क्या ये बात समझ में आ रही? इस साइड क्या बचा, nc0/1, nc1/2, आगे क्या बचा, nc2/3, डैश डैश कहां तक, ncn अपॉन n+1। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा यहां से कुछ सीख मिल रही है, बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या है नंबर, डिवीजन में, क्या है, डिवीजन में। बाइनोमियल कोफिशिएंट के नीचे लिखा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के नीचे, जब नीचे नंबर्स को डिवाइड हो रहे हो, इट मींस हमें किसका यूज करना है, इंटीग्रेशन का। और यही यहां पर 1 होता, इस जगह पर 2, इस जगह पर 3 टाइप का होता, तो क्या करना पड़ता, क्या, डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? लिख लो भाई स्पीड में। एक क्वेश्चन दे, थोड़ा मिक्स है लास्ट लेक्चर का भी और आज का भी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने यार गोला मारा है, अब थोड़ा सा इस वाले चैप्टर में अब थोड़ा बाउंस मार जाएगा यार, ठीक है। लेकिन आगे से जो नई चीजें स्टार्ट करेंगे उसमें नहीं मारेगा। लेकिन अब ये तो पूरा गायब हो गया ना आपका। लेकिन जिनका भी छूटा है, सारे लेक्चर्स मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, आराम से ले लेना। मैं जैसे ही कंप्लीट होगा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा केवल इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का मैक्सिमम बच्चों का छूटा है। तो जितना कवर कराते जा रहे हैं वो सीखते जाओ। इसी चीज को दोबारा से, मान लीजिए एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार पूरा कनेक्ट करके पढ़ लोगे तो अपना पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा लेकिन कंप्लीट करना है, ये समझ लो। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड सम ऑफ nc0 प्लस nc4 प्लस nc8 प्लस nc12 डैश 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 डैश। मींस जो नीचे वाली क्वांटिटी होगी वो n से छोटी होगी और किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। वहां तक सम निकालना है आपको। लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर का मिक्सिंग रहेगा, सोच सकते हैं। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर भी देखें, आज का भी लेक्चर समझें। मिक्सिंग है पीछे वाले क्वेश्चंस का। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबको आपको मिक्स करके सोचना पड़ेगा। कुछ हिंट दे दी है। इवन वाले कुछ दिख रहे हैं, 0, 4, 8, 12, कौन कौन गायब है, 2, 6, 10, ये वाले गायब हैं। हिंट दे दी। इवन वाले हैं और इवन वाले में भी 2,
6, 10 ये वाले गायब हैं। इवन वाले हैं, इवन वाले, हिंट दे रहा हूं। NC0, NC2, NC4, NC6, NC8, NC10, कुछ याद आ रहा होगा इसकी वैल्यू? 2 की पावर, पक्का? थोड़ी सी हिंट दी, किसको गायब करना है? C2, C6, C10, इनको गायब करना है। हिंट दे दी मैंने तगड़ी। कैसे गायब हो सकते हैं? NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 प्लस NC8 माइनस NC10 डैश 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 डैश। कुछ याद आया? या 2 की पावर n/2, जैसे √2 लिखा है ना, √2 की पावर n ही तो लिखा है, साथ में cos n π/4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझो, अभी तो हो जाना चाहिए। ऐड कर दो, अरे ऐड करो आप, सीधे सीधे ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स NC0 हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये कट गया। 2 टाइम्स NC4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2 टाइम्स NC8 हो जाएगा, डैश 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 ऐड कर दीजिए इधर। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 cos n π/4। 2 कॉमन ले लीजिए, इधर डिवाइड मार दीजिए, तो C0, C4, C8 डैश 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 दैट इज इक्वल टू, यहां पर 2 डिवाइड मारोगे 2 की पावर n-2, यहां पर 2 डिवाइड मारोगे 2 की पावर n/2 -1 cos n π/4। क्या बात समझ में आई सभी को? तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट, आप लोग 12th पढ़ के आए, आप लोगों को लगता होगा यार ये सारी चीजें पढ़ी नहीं थी कभी, है ना? सीधी बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो लगता होगा सब कुछ पढ़ा हुआ है, वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैथ्स में बिल्कुल डिफरेंट यार सब, क्योंकि इस बार इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। एक लेक्चर कल हो चुका है, एक लेक्चर आज हो रहा है, एक लेक्चर और होगा, 3 लेक्चर इसके प्रैक्टिस कराऊंगा। कल मैंने 5 या 6 क्वेश्चंस आपको दिए थे, यदि आपने नहीं किए हैं वो आपकी गलती है, आपने उनको सॉल्व किए हैं। ठीक है, जो डाउट है वो अभी पूछने हैं। टाइम कितना हो रहा है? तो अभी तो बहुत टाइम है ना? लास्ट के जब 10-15 मिनट बचेंगे तो वो डाउट डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया बेटा सभी का? चलिए आगे, सभी लोग हेडिंग डालेगा सम अप टू मिड टर्म, सम अप टू, सम अप टू मिड टर्म, सम अप टू मिड टर्म। अच्छा, मैंने क्या बोला था, सबसे बढ़िया स्कोर किस में होता है? अब जो नहीं कर पाए वो उनकी गलती है, रियलिटी। आप नहीं कर पाए तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की, आपने ये सब सोचा कि मैं सबसे ज्यादा स्कोर किस में करूंगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री, लैंग्वेज, थोड़ा सा उसमें भाई वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, लेकिन मैथ्स में ये थोड़ी सी भी आपने मेहनत की होती, पूरे अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी रिवाइज किए होते, थोड़े प्रैक्टिस किए होते, तो इजिली 96-97 परसेंटाइल बनता। आपका नहीं बन रहा है तो कहीं आपसे गलती हुई है। मैंने भी थोड़ी सी मतलब 1-2 चैप्टर नहीं कराया यार, वो मेरी गलती है, वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जितना कराया उतने में से आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो।
मैंने आपको 99 परसेंटाइल तक का तो पढ़ाया था यार। हाँ, मानते हैं कि मैथ्स यार एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आएगी, आप जो 12th में पढ़ के आए वो नहीं आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री आधी वही चीजें आएंगी जो 12th में पढ़ के आए, मानते हैं। लेकिन यार प्रैक्टिस तो करनी चाहिए थी, प्रैक्टिस नहीं की वो आपकी कमी थी। इसलिए जो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो केवल नोट्स पहले उठाना, पीवाईक्यूज उठाना, फर्जी की बुकें मत लगाना। यदि आपको अच्छा जेई मेंस में पेपर करना है तो फर्जी की बुकें लगा रहे होगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी है पीवाईक्यूज, चाहो तो कौन से पीवाईक्यूज जो इस ईयर आए, जिस जिस चैप्टर से जो पीवाईक्यूज आए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 6-7 क्वेश्चंस होंगे, आप उनको पहले लगा लो। उसके बाद यदि वो लग जाते हैं तो उसके बाद आपका जो पुराना बुक है वो उसके जो पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। और नोट्स तो रिवाइज करनी है। अभी अपने पास एडवांस के लिए तो ये जैसे जिन बच्चों के भी अच्छे 97 या 98 परसेंटाइल के ऊपर है तो वो एडवांस के लिए तो क्वालिफाई, ठीक है। अब वो एडवांस के लिए क्वालिफाई, लेकिन मेंस में तो अच्छी रैंक होनी चाहिए भाई। मेंस का एनआईटी तो पहले श्योर हो, तो जिनके भी 87 या 88 या जो भी परसेंटाइल है वो पहले एनआईटी श्योर करो। पता चला है ना, हम लोग एडवांस की सीधे करने लगे। और जिन बच्चों का अच्छा परसेंटाइल है, 97 कैटेगरी में है, 96 है, 98 है, ये भी परसेंटाइल ठीक है, जिनका भी है ठीक है, वो बच्चे एडवांस की भी साथ साथ प्रिपरेशन करें। मतलब जो भी पीवाईक्यूज हैं एडवांस के उनको भी लगाए, ठीक है। हालांकि हमने क्लास में कराए बट ये आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी मान लीजिए अप्रैल के बाद भाई मई तो बचेगा, एक ही महीना तो मिलेगा फिर एडवांस के लिए, समझ रहे हैं। तो जिन बच्चों के अच्छे परसेंटाइल है उनको बोला है, लेकिन जिनके अच्छे नहीं है वो पहले मेंस पे फोकस कर लो, ठीक है। चलिए, हेडिंग क्या पड़ी अपनी, सम अप टू मिड टर्म। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं उसके थ्रू हम लोग समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। सम निकालना लिख लीजिए, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+1 C2, डैश 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 2n+1 Cn। इस सीरीज का सम निकालना है। चलिए मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। जैसे सुनना बेटा बहुत ध्यान से, मैंने लिखा 1+x⁻² 2n+1, ये बात समझ में आ रही है। n की जगह क्या लिया, n की जगह 2n+1 है। क्यों लिया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस जगह पर n की जगह कितना है 2n+1 C1 है। अच्छा, जैसे ये लिखा तो हम लोग क्या लिखोगे C0, n की जगह कौन है 2n+1। अच्छा, C0 x⁻0, फिर C1 x⁻1, C2 x⁻2, और कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे C2n+1 तक जाओगे। अरे n की वैल्यू कितनी है 2n+1, x की पावर कितनी हो जाएगी, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही। अभी बोथ साइड यदि हम लोग x की जगह 1 रख दें तो इस जगह पर ये क्या लिखा है, x की जगह 1 रखोगे केवल C0 बचेगा। C0 का मतलब n की जगह कौन है 2n+1 C0 बचेगा। आगे ये क्या बचेगा 2n+1 C1 बचेगा। इस जगह पर क्या बचेगा 2n+1 C2 बचेगा। फिर उसके आगे 2n+1 C3 बचेगा, और लास्ट में आपका क्या बचेगा 2n+1 C2n+1। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की जगह क्या रखा था, x की जगह 1, x की जगह 1, तो इधर भी x की जगह 1 रखोगे, क्या बचेगा 1+1 2, 2 की पावर। अच्छा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, वी नो दैट जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनका सबका सम 2 की पावर n होता है। क्या यहाँ पर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट अपने पास हैं, C0 C1 C2, और कहां तक जा रहा है उस n तक जा रहा है जितना n है। क्या सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 की पावर n, और n की जगह क्या है,
इसका मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं सभी का सम किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है, और n की जगह आपका 2n+1 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल बस रिवीजन हम लोगों ने इसका किया है। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा? हाँ, ये यहाँ पे n दिया है ना, सोचना तो वही है, हेडिंग क्या डाल दी इसीलिए, है ना। अब मेरी बात समझो, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं इस वाली सीरीज में? कितने हैं? 2n+2 है। कैसे देखो, C0 वाला छोड़ दो, 1 2 3, ये कितना 2n+1, और एक ये टर्म कितना 2n+2, टोटल टर्म्स कितने हैं 2n+2। अच्छा एक चीज ये बताओ, जो इसकी वैल्यू है क्या वही लास्ट वाले की भी वैल्यू है? अरे बोलो भाई, इसका मतलब हम दोनों को ऐड करके लिख दें 2, समझना बेटा, 2n+1 C0, किसका किसका सम, इसका और इसका सम। अच्छा जो इसकी वैल्यू है इसके जस्ट आगे वाले की भी वही वैल्यू होगी, तो 2 बाहर कर दिया और क्या लिख दोगे 2n+1 C1 लिखोगे। अच्छा जो इसकी वैल्यू है वही यहां वाले की वैल्यू होगी। अरे ये तो कई बार प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, तो ये 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 2n+1 C2 हो जाएगा, और करते करते लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, मिड टर्म देखेंगे, मिड टर्म कितना होगा n+1 टर्म, ये टोटल टर्म कितने हैं, जब n इवन है, क्या इवन है तो किससे डिवाइड मारोगे 2 से, तो कितने टर्म्स बचेंगे n+2। तो फर्स्ट वाले में क्या है 0, सेकेंड वाले में 1, थर्ड वाले में 2, तो n+1th वाले में n होगा, तो लास्ट में क्या होगा n। इसका मतलब ये हो जाएगा 2n+1 Cn। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्या ये C0 और लास्ट वाला भी कोफिशिएंट लिखा है, क्या ये C1 और लास्ट सेकेंड लास्ट वाला भी लिखा है, क्या ये स्टार्टिंग से थर्ड और एंड से थर्ड वालों का भी सम लिखा है? ये दो लोग हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो C0 भी है और लास्ट वाला भी है, उन्हीं का तो सम है। ये क्या स्टार्टिंग से सेकेंड वाला भी है और एंड से भी सेकेंड वाले का सम है। ये क्या स्टार्टिंग से थर्ड वाला भी है और एंड से थर्ड वाला, क्योंकि दो प्राणी है ना, तो ये कहां तक जा रहे हैं एन तक। क्या ये बात समझ में आई? तो दिस इज इक्वल टू कितना आया 2 की पावर 2n+1। अरे बात तो वही लिखी ना इस जगह पर। अरे जैसे हम बोले कि 10 टर्म है, फर्स्ट वाले की जितनी वैल्यू है उतनी ही लास्ट वाले की, सेकंड वाले की जितनी वैल्यू उतनी ही सेकंड लास्ट वाले की। क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 ऐसे लिख सकते हैं? अरे 10 टर्म है, क्या यदि ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2T1 होगा। 2T1 का मतलब T1 प्लस T10 लिखा है, 2T2 का मतलब T2 प्लस T9 लिखा है। इसका मतलब ये क्या लिखा C0 और लास्ट वाला, ये क्या C1 और सेकेंड लास्ट वाला, ये क्या लिखा C2 और थर्ड लास्ट वाला। क्या सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है, और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n, n की जगह कौन है 2n+1। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, केवल इस डब्बे की। इट मींस 2 उधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C0 C1 C2 से लेकर के कहां तक Cn तक, इनका सबका सम कितना आ जाएगा 2। इधर डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड करने पर 2 की पावर 2n बचेगा। लिख लो भाई स्पीड में। अभी किसी को कोई डाउट है? अच्छा यहां से सीखा क्या, सुन लो बेटा, सीरीज में क्या दिख रहा है n कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 2n+2। लेकिन इन्होंने कितने टर्म्स पूछे हैं, आधे टर्म। स्टार्टिंग से आधों का सम पूछा है और आधे क्या हो गए छूट गए, तो हमने पूरी सीरीज लिखी, पूरे का हमने क्या कर दिया आधों वालों का डबल, क्योंकि स्टार्टिंग एंड वाला स्टार्टिंग से सेकंड और एंड से सेकंड वाला क्या होगा सेम। तो हमने पूरी सीरीज को 2 टाइम्स स्टार्टिंग के आधे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पूरा सम, और 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो आधे का सम आ जाएगा। तो कभी भी आधे बाइनोमियल का सम पूछे, कभी भी क्या करें आधे बाइनोमियल का सम पूछे तो आप किसका लिखोगे पूरे बाइनोमियल का सम, ठीक है। फिर क्या करोगे 2 टाइम्स आधे बाइनोमियल का सम, आ रही बात में, फिर 2 को क्या कर दोगे डिवाइड, तो किसका आ जाएगा आधे बाइनोमियल का सम, ठीक है। लिख लो भाई स्पीड में।
ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके के आए हैं आपके कंपटीशन में कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम नहीं पूछा है, स्टार्टिंग से आधे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? थोड़ा सा स्पीड में लिखें, एक हेडिंग और लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। किनका सम करना है? बाइनोमियल कोफिशिएंट का। और किसका यूज करते हुए? मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए। इसी में उसके नीचे हेडिंग या ब्रैकेट में लिख देना, जब मल्टीप्लिकेशन करते तो किसका सम मिलता है? ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, आपको क्या लिखना है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। थोड़ा समझने की कोशिश करना है बहुत ध्यान से, किस तरीके का क्वेश्चन, क्या लॉजिक है, हेडिंग किसको कोरिलेट करी, हेडिंग क्या कहना चाहती है, बहुत ध्यान से समझना। क्या सभी को 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आता है? इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? nc0 x की पावर 0, उसके आगे nc1 x की पावर 1, उसके आगे nc2 x की पावर 2, उसके आगे nc3 x की पावर 3 और डैश डैश कहां तक जाएगा? ncn x की पावर n तक जाएगा। अच्छा, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम थोड़ा सा लिखने वाले x प्लस 1 की पावर n। क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले क्या लिखा था? 1 प्लस एक्स की पावर n, बट अभी हमने क्या लिखा? x प्लस 1 की पावर n। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या बनेगा? nc जीरो के साथ क्या आएगा? x की पावर n। क्यों आप ऐसे लिखते हैं ना, ncr, फर्स्ट टर्म की पावर दिस माइनस दिस, और सेकेंड टर्म कितना है? 1 की पावर 0। तो nc जीरो के साथ क्या आएगा? x की पावर n। अच्छा, फिर nc 1 के साथ क्या आएगा? x की पावर n माइनस 1। nc2 के साथ क्या आएगा? x की पावर n माइनस 2। nc3 के साथ क्या आएगा? x की पावर n माइनस 3। और लास्ट में ncn के साथ क्या आएगा? x की पावर 0। और यहां पर लास्ट में क्या था? ncn के साथ x की पावर n। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने सबसे पहले हेडिंग क्या डाली थी? सम करना, लेकिन बाय यूजिंग प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। अब दो क्या क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। अच्छा, क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है? पावर भी सेम, बेस भी सेम। अरे बोलो भाई, जब बेस सेम होते तो पावर्स का सम हो जाता। तो इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, क्या इसको 1 प्लस एक्स की पावर 2n लिख सकते हो? हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों एक्सपेंशन को। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3 और डैश डैश डैश। और फिर दूसरा वाला जो आपका है, आपका वो क्या होगा? nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 और डैश डैश डैश। यस, बहुत ध्यान से देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट वाला एक्सपेंशन ये है इनटू सेकंड वाला एक्सपेंशन। ये बात समझ में आ रही सबको? अब बहुत ध्यान से इसमें समझने की कोशिश करना है। वो कभी कभी क्या कहते हैं, सीधे वो लिखेंगे C0 nc0 ncn। ये प्रोडक्ट दिख रहा है, किसका प्रोडक्ट दिख रहा है? बाइनोमियल कोफिशिएंट का। C0 cn, फिर उन्होंने कहा nc1
एन सी एन माइनस वन, ये भी प्रोडक्ट दिख रहा है किसका, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन वो पूछेंगे एन सी टू एन सी एन माइनस टू डैश डैश डैश, इनका सबका सम पूछेंगे, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे उनका सबका क्या पूछेंगे, सम। अब बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट अपना क्या है, वहां पर क्या लिखा होगा, प्रोडक्ट लिखा होगा किसका, बाइनोमियल कोफिशिएंट का। तो जैसी बाइनोमियल कोफिशिएंट किसमें दिखे, मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें क्या करना है, एक बार किसका एक्सपेंशन लेना है, 1 प्लस एक्स की पावर एन का, और दूसरी बार x प्लस की पावर एन का, और दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब जिनका प्रोडक्ट पूछा गया है वो प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे वो देखने की कोशिश करना। C0 को किससे मल्टीप्लाई, तो इधर ये C0 दिख रहा है, इसमें Cn देखो, ये लास्ट में होगा, लास्ट में होगा Cn और x की पावर 0। अच्छा, C0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, Cn से, तो C0 को यदि Cn से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नहीं लफड़ा हो जाएगा, ये सेम चीज है क्या, इसको C0 लिख दें, यहां पे CN को CN0 लिख सकते हैं, बना दे रहे हैं, अरे क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, तो क्वेश्चन वही है, यहां पर n लिखा हुआ है, सुनना बेटा, जैसे ये NC0 है, क्या इसको NC0 लिख सकते हैं, NC1 है तो इसको भी NC1 लिख सकते हैं, ये NC2 है तो इसको भी NC2 लिख सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब ये वाला थोड़ा सा आसानी से दिखेगा, बहुत ध्यान से देखना। C0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C0 से, तो इस C0 को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, C0 वाले को C0 वाले से मल्टीप्लाई करना, ये दिख रहा है। अच्छा, C1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C1 वाले से, C1 वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, C1 वाले से, C2 वाले को C2 वाले से, C2 वाले को C2 वाले से। अच्छा, मल्टीप्लाई करते समय होगा क्या, जब C0 वाले को C0 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका प्रोडक्ट इस वाले से करोगे, NC0 का प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं, लेकिन साथ में कुछ और भी दिखेगा, x की पावर 0 और x की पावर n का प्रोडक्ट, x की पावर n, मतलब ये एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट है ये किसके साथ आ रहा है, x की पावर n के साथ। अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट देखते हैं, NC1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, NC1 से, क्या ये प्रोडक्ट दिखेगा, बट इसके साथ x में कितना दिख रहा है, इसके साथ x की पावर 1, इसके साथ x की पावर n-1, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये भी x की पावर n के साथ था और ये भी x की पावर n के साथ। अच्छा, ये वाला किसका कोफिशिएंट बनेगा, NC2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, NC2 वाले से। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करो, NC2 का प्रोडक्ट NC2 से, x स्क्वायर का x की पावर n-2 से, इट मींस ये प्रोडक्ट किसका कोफिशिएंट है, x की पावर n से का। तो हम लोग क्या करेंगे, NC0 को NC0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर NC1 को NC1 से, फिर NC2 को NC2 से, फिर NC3 को NC3 से। तो ये एक्चुअल में ये सब प्रोडक्ट इनके साथ क्या बनेगा, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो जो चीज इधर x की पावर n का कोफिशिएंट है, क्या वही सेम इधर भी आएगा, अरे बोलो भाई, अरे इस प्रोडक्ट में जो x की पावर n का कोफिशिएंट बन रहा है, क्या वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी बनेगा। अच्छा, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर r का क्या होता है, NCR होता है, अरे याद आया कुछ, जब 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो उसमें x की पावर r का कोफिशिएंट NCR, तो इसमें हम किसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो x की पावर n का क्या होगा, n की जगह 2n और c n की जगह क्या है n, क्या x की पावर n का कोफिशिएंट बनेगा, और बोथ साइड से कौन चला जाएगा, क्या ये क्वांटिटी बन के आ जाएगी। अब मेरी बात फिर से समझना, क्या दिखेगा, प्रोडक्ट दिखेगा किसका, बाइनोमियल कोफिशिएंट का। जब बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दिखे तो आप ये देख लेना, अच्छा C0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब C0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में क्या आ रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा C1 को किससे, C1 से, तो जब C1 को C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साथ में क्या आ रहा है, तो इधर किसका कोफिशिएंट एक्चुअल में लेना है,
x की पावर n का, तो जो इधर लेना वही सेम चीज उधर, इधर x की पावर n का कोफिशिएंट, इसका मतलब दोनों तरफ से क्या चला गया, तो अभी बचा कितना, ये क्या लिखा है nc0 का होल स्क्वायर, आगे क्या लिखा है nc1 का होल स्क्वायर, आगे क्या लिखा है nc2 का होल स्क्वायर, और कहां तक जा रहा है ncn का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2ncn आ जाएगी, लिख लो भाई स्पीड में। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आए। भाई इतना मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए, C0 वाला C0 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n आ रहा है, C1 वाला C1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n आ रहा है, तो इधर जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो x की पावर n का कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो उधर भी x की पावर n का ही कोफिशिएंट लिया है, ठीक है, और दोनों को इक्वल कर दिया है। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे कि प्रोडक्ट वाला समझ में आ जाए। एक सीरीज और लिख गई है, इसका सम निकालना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आई थिंक दो तो मिनिमम आ ही रहे हैं क्वेश्चन, तीन भी आ सकते हैं, ठीक है। किसी किसी में तीन आए हैं, किसी किसी में दो क्वेश्चन आए हैं। किसी में एक भी आया क्या, दो आए हैं, तीन आ गए, हाँ किसी में दो आए हैं, किसी में तीन आए हैं। ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि दो या तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं तो एक या दो आते थे। लक। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ये क्लास 11th भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना, तो वो कर सकते थे क्लास 11। लिख गया बेटा सभी का, स्पीड में लिखें। चल अच्छा यहीं से इसको कैरी करते हैं, सुनना बेटा, रफ करें इसको, ये सब उड़ा देते हैं। बेटा प्लीज बातें नहीं, बात करोगे फिर समझ में नहीं आएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अपनी हेडिंग क्या थी, प्रोडक्ट दिखे किसका, बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या यह प्रोडक्ट दिख रहा है,
किसका किसका, C0 और C2 का, फिर किसका है C1 और C3 का, फिर किसका है C2 और C4। जब भी प्रोडक्ट दिखेगा तो इन दोनों के एक्सपेंशन को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना होगा, कितना होगा, 2n C3 होगा। x की पावर 10 का 2n Cn होगा। x की पावर n का, नहीं x की पावर 10 का पूछा था, अच्छा x की पावर n का 2n Cn होगा। x की पावर 2n माइनस 1 का 2n माइनस 1, मैंने किसका पूछा है 2n माइनस 1 का। जिसका पूछा जाए वो क्वांटिटी नीचे और ऊपर ओवरऑल n लिखा हुआ है। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना है, इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड आपका क्या लिखा है C0 x की पावर 0, उसके बाद C1 x की पावर 1, उसके आगे C2, ये NC0 NC2, बेटा प्लीज बातें नहीं, NC किसका किसका 3 4 तक लिख लेते हैं, NC3 x की पावर 3, NC4 x की पावर 4। बहुत ध्यान से समझना है, ये एक फैक्टर हो गया, क्या ऊपर वाला, क्या ऊपर वाला पूरा लिख गया इनटू, अच्छा नीचे वाला क्या लिखा है NC0 के साथ x की पावर n, NC1 के साथ x की पावर n माइनस 1, NC2 के साथ x की पावर n माइनस 2, NC3 के साथ x की पावर n माइनस 3, NC4 के साथ, ये डैश डैश ऐसे ऐसे करता चला जाएगा। अब मेरी बात समझो, किसका किससे प्रोडक्ट करना है, C0 का C2 से। अब बहुत ध्यान से समझना, इसमें C0 दिख रहा है, इसका C0 उसका C2, मल्टीप्लाई करते हैं। यदि C0 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे, C0 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो सुनना बहुत ध्यान से देखना, NC0 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, NC2 से। यहां x की पावर कितनी है 0, और यहां x की पावर, तो x की पावर 0 और x की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर के x की पावर n माइनस 2 बचेगा। वो दिमाग में रखेंगे कि x की पावर n माइनस 2 बच रहा है। अच्छा C1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C1 को, प्लीज बेटा बातें नहीं, C1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C3 वाले से। तो C1 को हमने C3 वाले से मल्टीप्लाई किया। अच्छा C1 में कितना है, साथ में कितना है 1, और इसमें C3 में कितना है, तो दोनों x को मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 1 और x की पावर n माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या इसमें भी x की पावर n माइनस 2 बना था, क्या इसके प्रोडक्ट में भी x की पावर n माइनस 2 बन रहा है। अच्छा आगे क्या दे रहे हैं, C2 और C4, C2 और C4, C2 में x की पावर 2 और C4 में x की पावर n माइनस 4, मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n माइनस 2। इसका मतलब C2 NC2 और NC4 में किसका कोफिशिएंट बन रहा है, x की पावर n माइनस 2 का। क्या ये ऐसे चलता जाएगा, और ये ओवरऑल किसका कोफिशिएंट है, x की पावर n माइनस 2 का है, पक्का। चलिए तो जो कोफिशिएंट हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे निकाला है, किसका कोफिशिएंट, x की पावर n माइनस 2 का, वही कोफिशिएंट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, अरे दोनों सेम होने चाहिए, तो इसमें x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, 2nCn माइनस 2, ये x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट होगा। दोनों तरफ से ये क्वांटिटी चली गई, क्या ये क्वांटिटी बची उधर, और उसकी वैल्यू क्या आई, बात समझ में आई। तो कितना आसान है, अभी आई थिंक इस बार समझ में आ गया होगा। अरे बोलो भाई, जिसका जिससे प्रोडक्ट है C0 का किससे, C2 से, दिख गया x की पावर क्या है, C1 का C3 से, दिख गया x की पावर क्या बन रही, उतनी x की पावर लिख ली, और इधर जिसका कोफिशिएंट है वही सेम कोफिशिएंट इस साइड वाले का लिख लिया, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बस आंसर आ गया। क्या इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो, अब तो आसान लग रहा होगा ये वाला, पहले वाले में भले ही डाउट हुआ हो, अभी थोड़ा समझ में आया होगा। अब कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन पूछेंगे,
लेकिन था क्या, प्रोडक्ट था किसका, उनका सबका क्या करना है, सम, उनका सबका क्या करना है, सम करना है। हेडिंग समझ लो, जब प्रोडक्ट दिखेगा किसका और उनका क्या करना हो, सम, तब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसमें फिर वही बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे और किसी का कोफिशिएंट बन जाएगा। सबसे पहले आज हेडिंग क्या पढ़ी, यूज ऑफ ओमेगा, उसके बाद यूज ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद यूज ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, यूज ऑफ ओमेगा में किसकी वैल्यू निकली थी, C0, C3, C6, C9, C12, कितना था, 2 की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n अपॉन 3। अरे बोलो भाई। अच्छा, उसके बाद डेरिवेटिव का यूज किया था। डेरिवेटिव में कब यूज करते हैं, जब बाइनोमियल कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स दिखे, क्या दिखे, नंबर्स, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन का यूज कब करेंगे, जब बाइनोमियल कोफिशिएंट के नीचे डिवाइड हो रहे हो नंबर, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। उसके बाद क्या पढ़ा, सम ऑफ मिड टर्म्स, आधे टर्म्स का सम करना है। कितने टर्म्स का, तो आधे और उधर वाले आधों का सम। अरे जितना इधर आधे का सम होगा उतना ही तो उधर वाले आधों का सम, तो टोटल का सम पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधा इंटू 2 इक्वल टू टोटल, तो आधे वाले का सम आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट दिखेगा किसका, बाइनोमियल कोफिशिएंट का, उनका सबका क्या करना होगा, सम। उसमें प्रोसीजर क्या है, एक बार 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन, दूसरी बार x प्लस 1 की पावर एन का एक्सपेंशन, प्रोडक्ट लिख लेंगे और जो दिख रहा होगा उसकी हम लोग क्या निकाल लेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। क्लियर है। अच्छा, कुछ डाउट्स भेजे थे हमने, आप लोगों ने किए होंगे, पूछना किसी को, सारे हो गए थे, गुड। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सारे हो गए, और कुछ ने तो छुआ ही नहीं होगा, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, जितनी नॉलेज उतनी ही बस बहुत है ना। किसी ने तो छुआ ही नहीं होगा, बस देखा होगा आप काहे का क्वेश्चन भेज रहे हो तुम, फर्जी का, ये मन में सोचा होगा फर्जी क्वेश्चन भेज रहा है, देखो, है ना। हम ट्राई तो करेंगे, नहीं खूब खुश हो रहे होगे, हाँ हाँ गुरु भेजो, है ना। हाँ तो कुछ बता रहा हम, हाँ खुश हुए थे, डाउनलोड नहीं किए थे, हाँ। किसी को नहीं पूछना है, कितने बढ़िया बच्चे हैं। अच्छा, आपको पूछना है, कौन सा, 16 और 17, देख लेते हैं भैया 16 और 17 क्या है। ये जो भी क्वेश्चंस हैं, बस लास्ट का लास्ट के 3 क्वेश्चंस वो आईआईटी के नहीं है, जो लास्ट के 3 क्वेश्चन वो आईआईटी के नहीं है, और ऊपर के 1 2 3, ऊपर के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो कहाँ के हैं, आईआईटी के। 1 2 3 4 ऊपर के आईआईटी के चारों क्वेश्चंस हैं, और नीचे के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आईआईटी के नहीं है। चले कौन सा क्वेश्चन बेटा, 16 वाला, 16 वाला करें, हो गया होगा वैसे, कितने बच्चों से हो गया, कितनी देर मुस्कुराए, अच्छा गुरु ये पूछोगे है, सबसे खतरनाक, मुस्कुरा रही थी, हमने कुछ किया ही नहीं है ना। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये समझो, एन एम लिखा है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एन सी एम। आरी बात समझ, ये बुक्स में लिखा है, बट जब कभी भी आईआईटी में आएगा तो वो बताएंगे इसका मीनिंग क्या है। आरी बात समझ, वो ऐसे लिख के नहीं देंगे, तो जहां जहां भी ऐसा लिखा है उसका मतलब है एनसीएम। कुछ बच्चे तो ये भी समझ में नहीं पा रहे होंगे, है ना, लिखा, अच्छा हाँ लिखा है, तो लिखा हुआ है क्योंकि आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ भी कि सर इसका मतलब एनसीएम है। चलिए इसमें सम लिखा हुआ है एनसीएम प्लस n-1 cm, फिर क्या लिखा है n-2
सी एम, और कहां तक जा रहा है, एम सी एम तक। इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है। अच्छा, दी होती या ना दी होती, आपको पता है कि नहीं पता है? कैसे पता? मैंने बोला था जब नीचे वाले क्या हो, सारे क्या, सारे सेम हो, नीचे कौन सा नंबर है, उसी से क्या शुरुआत है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें उसमें दिखेगा, इसके बगल वाला दिख जाएगा भाई। एन बड़ा है किससे, एम से। एन बड़ा है तो एन ऊपर लिखा है, एम नीचे, तो ऊपर वाला नीचे वाला। इसका मतलब एम से लेके कहां तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब सब नीचे सेम हो और उसी से शुरुआत हो, ऊपर फिर बढ़ता जाए, तो लास्ट वाला पकड़ोगे, लास्ट वाले में केवल एक इंक्रीज करोगे, एन में वन इंक्रीज किया, एन प्लस वन, सी लिखोगे, नीचे वाले में भी एक इंक्रीज। उन्होंने तो इसकी वैल्यू दे दी है, लेकिन ना देते तब भी आपको पता है, अरे ना देते तब भी आपको पता है कि नहीं पता है। अब उन्होंने तो वैल्यू दे दी तो बहुत आसान कर दिया कि भैया ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन, फॉर्मूला दे दे कि ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ना लगे तो बेकार, फॉर्मूला सामने, और नहीं भी दिया होता तब भी हम लोग इसको कर पाते। चलिए अब दूसरा, उसके आगे वैल्यू किसकी पूछी है, एन सी एम 2 टाइम्स एन माइनस वन सी एम 3 टाइम्स एन माइनस 2 सी एम डैश डैश डैश। क्या था? अच्छा, दोनों में से पुराना क्वेश्चन है 2000 का है, सन 2000 है ना, पहले सब्जेक्टिव आता था। क्या आता था? सब्जेक्टिव। बट प्रीवियस ईयर के इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले थे फर्स्ट लेक्चर के, इसलिए जितने भी मुझे पीवाईक्यूज मिले हैं वो हमने सारे भेज दिए। ठीक है, क्योंकि पहला लेक्चर कराया था तो उतने क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे उस पर। आज वाले लेक्चर को और कल वाले लेक्चर को मिक्स करके आज बढ़िया क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके आगे लास्ट में क्या लिखा है, एन माइनस एम प्लस वन, और साथ में क्या लिखा है, एम सी एम, और इसकी क्या पूछी गई है ये भी, अरे यार आंसर तो दे ही रखा है ना, तभी तुम लोग नहीं लगाए होगे, रट रट तो नहीं लियो कि ऐसा दिखेगा तो ऐसा होगा, है ना। चलो देखो, इनका सम करें, सुनना, एन सी एम लिखा है, यहां से एक प्राणी लेते हैं, एन माइनस वन सी एम, यहां से भी एक प्राणी लेते हैं, एन माइनस टू सी एम, सभी से एक एक प्राणी लेते हैं, इससे एम सी एम। सुनना बेटा, इसमें प्राणी कितने थे, 2 बार लेना था, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, एन माइनस वन सी एम। अब इससे भी एक बार और ले लेते हैं, एन माइनस टू सी एम। ऐसे करते करते इससे भी लास्ट वाले में भी एक बार एक ले लेते हैं। अच्छा, ये कितने प्राणी हैं, तो 2 बार तो लिख चुके हैं, एक बार और ले लो, एन माइनस टू सी एम, से लेकर के इससे भी एक ले लो, क्या बचेगा, एम सी एम। ऐसे करते करते, मेरी बात समझो, इनका सम करो, ये एक बार आएगा, इनका सम दो, इनका सम, इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, अरे बोलो भाई, क्या एक बार आया, इनका सम करोगे क्या 2 बार आया, इनका सम करोगे कितनी बार आया, 3 बार, उसके आगे कितनी बार, 4 बार, उसके आगे कितनी बार आना चाहिए, इतनी बार, कितनी बार, अरे दो, ये एक बार आया, ये 2 बार समय, ये 3 बार, तो ये कितनी बार, एन माइनस एम प्लस 1 बार। अच्छा, इसका मतलब ये कितनी रोज होंगी, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो कितनी, एन माइनस एम प्लस 1 रोज होंगी। अरे बोलो भाई। अच्छा, इस वाले का सम, इसका सम निकाल सकते हो, एम सी एम से शुरू और नीचे सभी जगह इक्वल, तो क्या लिखोगे, एन प्लस वन सी एम प्लस वन। क्या इनका भी सम निकाल सकते हो, सभी जगह नीचे इक्वल है, एम से शुरू है, तो इसमें एक इंक्रीज करोगे, एन सी एम। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसमें देखो, इस वाले में सभी जगह नीचे इक्वल है, एम से शुरू, तो इसमें एक इंक्रीज करोगे, क्या लिखोगे, एन माइनस वन सी एम प्लस वन। तो फर्स्ट वाले में
फिर उसके आगे तो यहाँ लास्ट वाला भी तो एक रो देगा कुछ, Cm+1 तो यहाँ लिखा होगा नीचे, यहाँ n-, पक्का, अरे बोल लो भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब इन सभी का, इसका सम इसके बराबर, इनका सम इसके बराबर, इनका सम इसके बराबर, इनका सम इसके बराबर, मींस इस पूरे का जो सम होगा क्या इनके सम के बराबर होगा? तो इन सभी का सम कर दीजिए। अब इन सभी का सम करोगे, क्या नीचे सभी जगह सेम है? तो नीचे जब सभी जगह सेम है तो हम लोग क्या लिखते हैं? नहीं, शुरू नहीं हो रहा है, पक्का। यहां पर क्या आएगा? आई थिंक m+1 आएगा। देख लो भाई, यहां पर m, आप लोग गलत बता रहे हैं, यहाँ m+1 आएगा। कितना आएगा? देख लो एक बार, सच में वो m+1 आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो बताओ भाई। देख लो भाई, n+1 ही आएगा, ठीक है। तो अभी इनको ऐड कर सकते हो, अभी तो आसान हो गया ना, ऐड करोगे वही सेम आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? m+2, नहीं n+2, ठीक है भाई। दो सभी जगह सेम है नीचे, और उसी से स्टार्टिंग है, और कहां तक जा रहा है? n+1 तक। क्या बना? n+2c, नीचे वाले में इंक्रीज करोगे m+2, लिख लो भाई स्पीड में। अरे ये कितनी बार है? यहां से देखो बेटा, ये एक बार जोड़ा, ये कितनी बार? 2 बार, ये कितनी बार? 3 बार, और सबको अलग अलग रोज में, मतलब इस पूरे का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो हमने फर्स्ट रो का अलग सम, सेकेंड रो का अलग सम, थर्ड रो का अलग सम, लास्ट वाली रो का अलग सम, और जो इनका सबका सम आया उसका ओवरऑल सम ये लिख दिया। m+1 Cm+1 कैसे आया ये समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, मेरी बात समझो, इसमें टोटल कितने प्राणी हैं? कितने प्राणी हैं? टोटल कितने प्राणी हैं? सुनो, जितना ये लिखा है, जितना ये लिखा है उससे एक बड़ा, जितना ये लिखा है उससे एक बड़ा, तो यहां पर लास्ट में क्या लिखा होगा? MCM, इससे एक जस्ट बड़ा। अरे आप स्टार्टिंग वाला बस देखो, इस पूरी रो का ये स्टार्टिंग दिख रहा है, इसमें जो ऊपर लिखा उससे बड़ा मिल रहा है, इसमें जो ऊपर लिखा उससे बड़ा, तो यहां ऊपर क्या लिखा होगा? M। अच्छा ये लास्ट में केवल MCM एक ही तो होगा? अरे लास्ट में एक ही तो होगा MCM, लेकिन उसको ये लिख नहीं सकते हो m+1 Cm+1। अरे इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। अब ये सोच रहे हो इसमें तो बहुत सारे टर्म, इसमें बहुत सारे, इसमें तो ये सिंगल अकेला है, लेकिन अकेला है तो MCM को ये लिख नहीं सकते हो। अरे दोनों तो इक्वल है ना, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 ही तो है। हमने बस अपने सम को सम बनाने के लिए ऐसा लिखा है। और कोई आगे वाला 17 वाला, 17 वाला नेक्स्ट टर्न पे करें, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अभी मेरी बात समझो, जितना आज हमने पढ़ाया है उनके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब सुनो मेरी बात, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर नेक्स्ट कल होगा, ठीक है? और इसके बाद ये आपका बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो जाएगा। परसों से आपका क्या? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा।